V4U Radio presents Alberta Special Talk Show. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप आरजे अनुपम फ्रॉम फार वेस्ट एडमिंटन अल्बर्टा कनाडा और आप सुन रहे हैं V4U रेडियो। और आज हमारे संग जुड़ चुके हैं AIRF सेगमेंट में, वॉइस फॉर यूथ सेगमेंट में। हम कोटा से आज आपको ले चल रहे हैं मुंबई और हमारे संग जुड़ रहे हैं उनके लीडर वेणु नायर जी। वेणु नायर सहायक महामंत्री हैं सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे से भी आप हम सब जानते हैं दोस्तों। ही इज अ वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड लीडर, अपकमिंग लीडर ऑफ AIRF। और मैं बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज वेणु जी जुड़े हमारे साथ। वेणु जी, आपका बहुत स्वागत है V4U रेडियो चैनल पर। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा आपको, क्योंकि V4U में हमको जो काम किए हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो आवाज है, क्योंकि हमें पता है कि आप कनाडा से हेडक्वार्टर करते हैं, तो कम से कम दुनिया के लोग भी हमारा आवाज सुनेंगे। और आपका जो नाम है V4U, आप वॉइस फॉर यू आप कहते हैं, लेकिन हमारे लिए V4U आप हमारे लिए ऐसा हमको लगता है। और महामंत्री जी का मैंने सुना था, उस समय कहा था कि आप रेल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपसे जब बात करता हूँ मेरे चेहरे पे देख के आपको समझ में आता है कि मैं घर के सदस्य से बात कर रहा, इसी मेरे चेहरे पे खुशी है, क्योंकि आपका पिताजी जो है रेल के अंदर काम करते थे, हमने सुना था। तो जब आपसे बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं घर के सदस्य से बात करता हूँ। मेरे ख्याल से ये पार्टनरशिप हमारे V4U रेलवे से जो पार्टनरशिप की V4U ने, ये एक माइलस्टोन साबित होगा इंटरनेशनली भी, नेशनली भी। इतनी बड़ी लेबर यूनियन से जब मैं बात करता हूँ, हमेशा लीडर्स मुझको बिल्कुल मैं आश्चर्यजनक होता है मुझको सुन के कि हाउ वेल दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग। लास्ट वीक मैंने मुकेश घालप जी से बात करी थी, जो आपकी कोटा से आए थे, और उन्होंने जब बताया 38 साल से जो कर रहे हैं वो, और उन्होंने जो लेयर्स, ऑर्गेनाइजेशनल लेयर की बात आई, ये सब हम पढ़ते हैं वेणु जी अपने MBA क्लासेस में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और मैंने सोचा भी था कि लेबर यूनियन इतनी ऑर्गेनाइज कभी हो सकती हैं, कभी इतना इंटरेस्ट लिया ही नहीं। और जब आप लेना शुरू किया है तो इट इज जस्ट अनफोल्डिंग लाइक एन अनियन, जो होता है ना कि परत पे खुलना शुरू होती है, और हर एक लेवल पे जो रोल है। तो इतनी खुशी होती है सोचकर कि V4U रेडियो को आपके महामंत्री SGM जी ने हमको एक मौका दिया समझने का। और खास बात यह है, यस, इंडियन रेलवे से कुछ इमोशनली मैं जुड़ा हुआ हूँ, चूंकि मैं भी अपने आप को पास PTO का बच्चा बना सुनता हूँ, बचपन से सिर्फ रेलवे ही देखा है। सो मजा आता है सुनने समझने में। वेणुगोपाल जी, आज का जो पर्पस मेरा है, हम अपने श्रोताओं को ले चल रहे हैं मध्य रेलवे बंबई से। आप बंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप फ्रॉम योर आईज, हाउ डू यू लुक एट AIRF? नॉट फ्रॉम दिल्ली बट फ्रॉम मुंबई। अगर आप देखेंगे, आपके बहुत सारे कुछ ऐसे इश्यूज भी चल रहे हैं जिसको हम जानते भी, लेकिन आज आपकी नजरों से हम देखना चाहते हैं, व्हाट डज AIRF मीन टू यू? सर मैं एक तो बोलना बहुत जरूरी है आपको। मैं जो सेंट्रल रेलवे की जो यूनियन है, ताकतवर यूनियन है, नंबर 1 यूनियन है, ये किसी की मेहरबानी से आया यूनियन नहीं है। सीक्रेट बैलेट के जरिए हम लोग जीत के आए हुए यूनियन है, नंबर 1 में है। हमारे यूनियन के नाम है नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। बाकी आप जिन लोगों से बात किया होगा तो आपने देखा होगा रेल से जोड़ के उनकी यूनियन के नाम है। हमारे बुजुर्गों ने जो यूनियन के नाम रखा था नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। एक जमाने में जो AIRF का, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का मुख्यालय भी हमारा रेल के अंदर परेल करके जगह, वहां से इनको चलाया जाता था, क्योंकि अपनी एक हिस्ट्री है। तो हम लोग जब आपसे ये जो बात करते हैं, आपने जब बोला कि फेडरेशन की बात आपने की है, तो फेडरेशन का जो योगदान है भारत रेल के लिए और भारत रेल के कर्मचारियों के लिए, ये जितने भी कहा तो कम होगा। और मैं आपको कहता हूँ, हमारा जो दिल्ली में जो फेडरेशन के ऑफिसर और फेडरेशन की महामंत्री है, हम हमेशा कहता है, अभी आपने देखा होगा न्यू NPS को खत्म करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली में महामोर्चा किया था। उसके अंदर बड़ी खुशी के साथ में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो मध्य रेल का, जहाँ तक मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करता हूँ यहाँ पर, हम लोग जहाँ भी जाने की बात करते हैं पूरी ताकत के साथ में, पूरी डिसिप्लिन के साथ में चलते हैं। और हमारे यूनियन जितने भी लोग अभी जितने भी पहुंचे थे, ये मैं आपको गिनाने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपनी हेड काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ा चढ़ाकर बोलने से कोई मतलब नहीं है। आज का जमाना तो आप अपने दफ्तर में बैठ के गिन सकते हैं कितने इस यूनियन से लोग आए, तो आप समझ सकते हैं बड़े ताकत के साथ में हम जाने के काम किए। तो मैं फेडरेशन को उस नजर से देखता हूँ। हमारा जो महामंत्री जी को मैं रेल मंत्री से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो रेल मंत्री जी है उससे कम में मैं महामंत्री जी को मानते नहीं है। हम हमेशा हमारा जो फेडरेशन के महामंत्री जी है आदरणीय सुखपाल मिश्रा जी से कहते हैं, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप
रेल मंत्रालय से बातचीत करने के बाद या प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद अगर आपको लगता है इस बात को होना संभव नहीं है, आप एक आदेश कर दें। मैं आपके इस V4U के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, महामंत्री जी जिस दिन आदेश करेगा, आधा घंटे के अंदर मध्य रेल नहीं बंद किया तो मेरा नाम नहीं। इतनी ताकत बना के रखने वाली यूनियन हमारा। वेणु जी, आपसे बात करके वाकई चिंगारी की जो एक लॉ जो दिखती है, मुझे दिख रही है, फायर इन द बेली दिख रही है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, मजदूर शब्द में ही इतनी ताकत है कि मतलब लगता है कि आप कुछ जैसे क्रांति जो आती है, क्रांति की शब्द जो सुनाए, तो मजदूर यूनियन में एक वो बात है। आपके इस मध्य रेलवे नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन में तकरीबन कितने लोग होंगे? हमारा देखो, मैं आपको फिर मैं ये बात करूंगा, शायद मेरे भाषा जो मेरे शब्द है शायद हर लोग पसंद करना ठीक उचित शायद पसंद नहीं करता होगा, लेकिन मैं आपको ये बोलना जरूरी है क्योंकि मैं जब जनरल सेक्रेटरी बना 2013 में, डेमोक्रेसी की बात हम लोग करते हैं, लेकिन मैं डेमोक्रेटिक वे में सीक्रेट बैलेट के जरिए चुनाव होके मैं जीत के आया। क्योंकि बाय फ्लूक बाय डिफॉल्ट आप कैसे भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता था जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए, लोगों का इच्छा था, हम खड़े हुए तो चुनाव हुआ तो मैं वन साइड जीत के आने का काम हुआ। जब आया तो यूनियन के अंदर एक सिस्टम होती है कि मेंबरशिप को एग्जैजरेट करके बताना, क्योंकि मैं बन के आ गया तो मेरे ऊपर कोर्ट कचहरी हुआ, क्योंकि मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि जो हरे हुए लोग कोर्ट में चले गए थे। उस समय मेरा जो यूनियन के अंदर मेंबरशिप करीब 27,000 एग्जैजरेट करके दिखा रहा था, तो मुझे उसमें कोर्ट कचहरी के समय में बड़ा हमारा जो अनुभव हुआ, तो जज ने भी पूछने लगा कि जो राइट ऑफ किया था, जो अमाउंट वगैरह, क्योंकि एग्जैजरेट करके आप फिगर बताओगे तो अमाउंट भी दिखाना पड़ेगा। तो उस समय से हमने शपथ लिया था कि हम एग्जैजरेट करके मेंबरशिप नहीं दिखाते। तो हमारा करीब आज के दिन में 1 लाख कर्मचारी मध्य रेल के अंदर, उसमें से 56,000 हमारे मेंबर है, 56% मेंबर है, और हमारे यही में 70%, क्योंकि 70% के ऊपर हमारा उद्देश्य है नहीं है, क्योंकि दूसरे भी एक यूनियन रिकग्नाइज्ड यूनियन हमारे रेल के अंदर है। उसके अलावा जो राजनीतिक से जुड़े हुए यूनियन, बहुत सारे अंडर रिकग्नाइज्ड यूनियन भी हर रेलवे में होता है, हमारे रेलवे में भी। मुंबई आप जानते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी जगह है कि फिर उनकी भी यूनियंस है, लेकिन उसके अलावा भी ये सब होने के बाद में भी हम लोग 56% आज के दिन में हमारा परसेंट है। तो आप हमारा PCPO साहब है, उनको फोन करके पूछेगा, कंप्यूटर में दबा के भी वो बताएंगे कि नेशनल मजदूरों का 56% मेंबरशिप है। वाह। सो दोस्तों, श्रोताओं जिन्होंने भी ज्वाइन किया मुझको, आप सुन रहे हैं V4U रेडियो, और आज AIRF वॉइस फॉर रेडियो पे हमारे साथ जुड़े हैं वेणु नायर जी, मध्य रेलवे के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। 1 लाख एम्प्लॉइज में 56,000 यानी कि 56% इस यूनियन के मेंबर्स हैं। इनका एम है 70%। डिसिप्लिन शब्द बहुत भर के आया इनकी बातों में कि ऑफ कोर्स ये डिसिप्लिन शब्द तो मैं जिस जोन में जा रहा हूं उसमें नोटिस कर रहा हूं। इन्होंने एक डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया कि इनका जो सिलेक्शन हुआ, जो आए हैं एज अ चुनाव करके आए हैं, ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक वे से आए हैं, चुन के आए हैं, लीडर ऑफ चॉइस। और एक चीज मैं बताऊं यूनिक मुझे जो अच्छी लग रही देखने में, वो है उनकी यूथफुलनेस। आज की लीडरशिप में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग लीडर्स सामने आए, क्योंकि उनके पास उनका एक्सपीरियंस का कि जो पड़ाव है, उनका जो टोटल मार्ग है वो लंबा है, वो चल सकते हैं कहते हैं लंबे रेस के घोड़े जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि दे हैव द परसिवियरेंस, दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव द स्किल्स एंड नो हाउ, और आगे चल के इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही स्किलफुल एक्सपीरियंस की तरह आते हैं। बातों का सिलसिला चलता जारी रहेगा वेणु नायर जी सर। वेणु नायर जी, आई नो आजकल लोग चैलेंज शब्द को बहुत लाइक नहीं करते हैं, लेकिन 56,000 कहने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन अगर हम जानते हैं कि इट्स अ मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ। 1 लाख लोग यानी 100,000 लोग एक कंपनी में, मेरे ख्याल से इट इज कॉल्ड। और इन ऑर्गेनाइजेशन में 56,000 अगर है तो इनको एक साथ लेके चलना, इट इज नॉट इजी। चैलेंज तो नहीं कहेंगे, इट इज नॉट इजी। आप अपनी दिनचर्या बताओ मुझको कि हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। 8 घंटे में आप कैसे कर लेते होगे कि आपके पूरा कंट्रोल होता है? सर मैं आपको कहता हूँ, मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ। यूथफुलनेस की बात की है तो मेरा करीब सुबह 5 बजे उठा तो करीब 1.5 घंटा मेरा चलना भागना रहता है। उसके बाद में एक आधा घंटा मेरा एक योगा रहता है, तो करीब 2 घंटा 5:30 से 7:30 बजे तक मेरा उस पर चलता है।
आज आपने कहा कि 8 बजे आ जाओ, तो मैं आज 4:30 बजे उठ के, मेरा वो 2 घंटा मेरे करीब लिए पहले ही, वाह, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि क्योंकि मैं ऐसी यूनियन के अंदर, पहले के जमाने में मैं आपको कहता हूँ, यूनियन, लाल झंडे के यूनियन का मतलब किसी अच्छे खासा किसी घर पे जाके कहेगा हम लाल झंडे यूनियन की पदाधिकारी हैं, अच्छा खासा हंसता हुआ चेहरे पे काला नजर आएगा, वो एक काला हो जाएगा चेहरा, कहाँ से सत्यानाश लोग आ गए, डिस्ट्रक्टिव लोग, ऑब्स्ट्रक्टिव लोग, ये जो लाल, जिस तरीके से फिल्मों में दिखाया गया, जी जी, जो यूनियन है लाल झंडे की, मतलब डिस्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग थे, उस तरीके से एक भावना था लोगों में। जी, लेकिन आज हम लोग एक कोशिश करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन के शब्द को फिर मैं लाना चाहूंगा। आज रेलवे के अंदर, आज हमारे देश के अंदर हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, अब मीडिया के जरिए देखता है कि हमारा बेरोजगारी करीब 20 करोड़ है हमारे देश में, ये मीडिया के जरिए हमें पता चलता है। जब 20 करोड़ लोग हैं तो हमारा 12 लाख कर्मचारियों में से 1 लाख कर्मचारी में से कोई भी एक बन के अगर रेल के अंदर आता है, चाहे सफाई वाला क्यों ना हो, स्वीपर क्यों ना हो, हम उनको कहते हैं भैया आप भाग्यशाली समझो। कभी ये मत समझो कि हम ज्यादा लिखे पढ़े हैं इसलिए हमारी सर्कस करके, हमारी पहलवानगिरी से हमको नौकरी मिला, नहीं है। जिस देश में इतनी बेरोजगार है, अगर आप इतने लिखे पढ़ा होने के बाद में भी अगर ऐसी नौकरी अगर मिल रहा है, ये आपकी चॉइस है। राइट, सरकार आपको बुला नहीं रही कि ये काम के लिए आप आइए, क्योंकि इट्स योर चॉइस, क्योंकि आप चाहते हैं कि भारतीय रेल के अंदर सरकारी खाते में आपको नौकरी मिले, इसलिए आप आ रहे हैं। तो आप अपनी नौकरी जो 8 घंटे में अपनी ईमानदारी से करिए और आपको उसको गर्व महसूस करिए। कोई भी पूछा तो उसको छुपाइएगा नहीं, जो डेजिग्नेशन है वही बताइएगा, तब हमारी देश चल सकता है, तब हमारी काम चल सकता है। तो हम लोग ये कहता है लोगों को, हम लोग कहते हैं कि भाई आप अपने सिंसियरली अपने 8 घंटे की ड्यूटी करिए और उसके बाद में घर के जो समय है उसमें से थोड़ा सा बचा के हमको दे दो, ये हम कहते हैं। तो इसलिए हम सुबह से लेके उठने के बाद 2 घंटा करने के बाद 1 घंटा मुश्किल से हमको घर में मिलते हैं, उसके बाद में हम निकलते हैं। हम ज्यादा ऑफिस में बैठना पसंद नहीं करते हैं, हम तो फील्ड में ज्यादा विजिट करने का काम करते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ 365 दिन में करीब 300 दिन में मुंबई में रहता नहीं। हमारा 5 डिवीजन है, हमारा मध्य रेल के अंदर ही 5 डिवीजन है, साथ साथ में हम कोंकण रेलवे में भी हमारे यूनियन चलता है। कोंकण रेलवे से कॉर्पोरेशन 741 किलोमीटर का सेक्शन है, मुंबई का सेंट्रल रेलवे खत्म होने के बाद, जहां से रोहा स्टेशन लास्ट स्टेशन है सेंट्रल रेलवे का, उसके बाद में महाराष्ट्र का उस रीजन से शुरू किया, गोवा से होते हुए उडुपी तक, उडुपी के आगे एक स्टेशन है कंकनाडी करके, वहां तक हमारी कोंकण रेलवे के सेक्शन है, 741 किलोमीटर है, उसके अंदर भी हमारा यूनियन है। तो हम लोग, मेरा यह है कि मैं पूरी की पूरी घूमने का काम करता हूँ। जब कल मैं कोल्हापुर में था तो आपके काम के लिए मैं कल रात को पहुंचे, आज इधर हूँ, कल मैं झांसी जाने वाला हूँ। तो हमारा काम ही है, तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि आपने पूछा इसलिए, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है। ऐसे ये भी मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर अफिलिएटेड विद ARF, बिकॉज ऑफ ARF इज नॉट अफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग किसी की गुलाम नहीं है। जो लोग, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे हित में मतलब वेणु नायर के हित में नहीं, जो रेल कर्मचारियों के हित में, जो कर्मचारियों के हित में, जो गरीबों के हित में जो सरकार काम करेंगे, उनके समर्थन में हम रहेगा। अगर जो हमारे हित में नहीं है, मतलब गरीबों की, कर्मचारियों के हित में नहीं है, वो कितने भी हिटलरशाही वाला होगा, हम डरते नहीं है। हम संविधान को पाल के चलने वाले लोग हैं। हमारा यूनियन का नारा है सर्वधर्म समभाव। हम जात पात ब्रांड को मानते नहीं है। हम किसी की सरनेम नहीं पूछता, वो इसलिए नहीं पूछता, बहुत सारे लोग सरनेम इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि किस प्रांत से है, किस धर्म से है। हमको उससे लेने देना नहीं है। हम इंसान करके लोगों को जानते हैं, हम रेल कर्मचारी करके लोगों को जानता है, इसी में हम लोगों का कंसंट्रेशन है, हर रोज इसी पे चलते रहता है। बहुत 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 अच्छी बात करी आपने, और मैं भी इस चीज बिलीव करता हूँ कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल पक्षपात तो कोई नहीं है, कि किसी पक्षपात में बिलीव नहीं कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन। वो समय लग गए जब इन सब चीज़ों को लेकर आगे आदमी बढ़ता था। और आपने अच्छी बात करी कि देखिए, जब से मैंने OPS और NPS सुना, आई थिंक इट हैज एलिविएटेड, सेपरेटेड। ऐसा भी नहीं कि मजदूर यूनियन सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए करती है। आई थिंक ये इशू जो है OPS NPS का, जो बर्निंग इशू है, नॉट जस्ट इन इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड, और इट इज अफेक्टिंग every class of employees who are publicly either in the public service or private service, क्योंकि रिटायर हर आदमी होना है, एंड हर आदमी को अपने एक दायरे में रहकर ही अपना जीवन निर्वाह करना है। और OPS certainly allowed a little bit of living with dignity. NPS has some benefits of course होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से
वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड ओवरऑल। और अगर हमने बिना रेडीनेस के अगर धकेल दिया, एक जनरेशन पूरी सफर करेगी एंड इसको बहुत ही अब्यूज किया जाएगा उनको। सो ऑफ कोर्स एंड इट हैज नथिंग टू डू विद अमीर गरीब। एंड हमने जब सुना इस बार की नॉट जस्ट इंडियन रेलवेज बट बाकी जगह के भी, बाकी आपके पब्लिक सेक्टर्स के लोग भी जुड़ गए इससे, इट क्लियरली शोज कि इट वेल एक्सेप्टेंस ऑल अक्रॉस द कंट्री। वेनु जी, ये तो बात हुई आपके कार्यशैली की, आप कैसे कार्य करते हैं, फील्ड के आदमी हैं। आपके इसमें हाउ डू यू बिटवीन दी एक्सप्लेन नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन में आपके पास ऐसे कोई प्रोग्राम्स हों जो कि यूथ डेवलपमेंट के हों, विमेन एम्पावरमेंट के हों, उसके बारे में बताएं, क्या क्या होता है आपके यहाँ? सर, मैं ये बताना बहुत जरूरी, अच्छे सवाल आपने किए हैं। हमारा जो रेल के अंदर करीब आपको पता है कि महिला कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है अभी, तो फिर भी हमारा हर क्षेत्र में, हर विभाग के अंदर महिला कर्मचारियों को लाने का काम हो रहा है। लेकिन अभी 1 लाख में अगर देखा जाए तो हमारा जो रेल के अंदर 9,000 महिला कर्मचारी है, 9,000। आप समझ सकते हैं करीब 9% है जी। यस। इसमें मैं गारंटी के साथ में आप कह सकता हूँ 7,000 लोग हमारे हैं। अभी हमारा कोई महिलाओं का कार्यक्रम रहेगा तो मैं हमारा महामंत्री जी को बताऊंगा, हमारा अनुपम सर को बुलाइएगा, आने जाने के टिकट मैं दूंगा आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसी कितने महिलाओं से हम जुड़े हुए हैं। और मैं आपको कहता हूँ यूथ, कभी कभी हमारा जो लीडर्स, कहीं ना कहीं लोग कहता है कि यूथ को जुड़ना मुश्किल है, ऐसा कहता है। मैं इस बात को मानते नहीं, मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता। यूथ कहीं किसी न किसी जगह में हमसे, जो किसी को लगता होगा कि हमसे जुड़ते इसलिए नहीं है, लोग ये चाहते हैं कि यूथ अपने तरफ आ जाए। देखो, यूथ 60 साल का उम्र वाले का या 17 साल का उम्र वाले का वो सोच यूथ रख नहीं सकता, क्योंकि वो यूथ है। उन्होंने जन्म होते ही अपने घर में सारे सुविधाओं के साथ में जन्म लिए उन्होंने। अब रेल के अंदर भी नौकरी पाया तो रेल के अंदर भी सारे सुविधाएं मिल रहा है उनको, अच्छे खासा तंगा मिल रहा है, सारे सुविधाएं मिल रहा है, सारे अलाउंसेस मिल रहा है, सारे चीज उनके पास है। जो पुराने जमाने की जो लोग हैं, जो 60 साल के, जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, तो हम जब रेलवे में आज जो परिस्थिति थे, जो खराबी थे, वो आज नहीं है। तो इसलिए उनको अपने तरफ लेने के लिए हमको वो बच्चा बन के उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनमें मिलजुलना पड़ेगा, तब हमारे साथ में आएंगे। और जहां तक हमारे एक्सपीरियंस है, पूरी यूथ हमारे साथ है। मैं 100% नहीं कह सकता, वो तो एग्जैजरेशन होगा, गलत होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ 80% यूथ हमारे साथ है। और हम यूथ के लिए अभी नहीं, मेरा जो भूतपूर्व, मैं 2013 नवंबर 13 को मैं जनरल सेक्रेटरी बनने का काम हुआ, इलेक्शन के जरिए, सीक्रेट बैलेट के जरिए। उसके पहले हमारे जो महामंत्री था, जो PR मेनन उनका नाम था, तो उन्होंने जिस तरीके से इनको जो ट्रेनिंग सेशन को वगैरह चला के हमारे यूनियन को चलाने का काम किए, तो हम जब यूनियन में आए तब हम लोगों ने ट्रेनिंग की क्लासेस चलता था। वो सिलसिला आज भी जारी है। उसके लिए मुझे ARF के महामंत्री को धन्यवाद देना पड़ेगा। वो कॉन्स्टेंटली उसके टीम बना के वो बिल्कुल उसको देखने का काम करते हैं, ये हो रहा है। उसके साथ में ITF, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ में भी यूथ का एजुकेशन प्रोग्राम का सिलसिला करीब 4 साल चला है। उसमें भी बहुत सारे यूथ को ट्रेनर बना के लेने के काम हम लोगों ने किए। हमारे करीब 100 ब्रांचेस है। हमारे जो सेंट्रल रेलवे के अंदर 100 ब्रांचेस है, कोंकण रेलवे के अंदर 8 ब्रांचेस है, करीब 108 ब्रांच हमारे पास है। सारे शाखाओं में हमारे पास यूथ की सेटअप है, यूथ की कन्वीनर है, यूथ की जॉइंट कन्वीनर है, यूथ की सेटअप है। एक शाखा, 108 शाखा करीब हम कह सकता है, लेकिन 108 शाखाओं में हमारा महिलाओं का सेटअप नहीं है, क्योंकि कुछ शाखाओं में महिलाओं का संज्ञा ही नहीं है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ, मुझे लगता है भारत रेल के अंदर पहला ऐसा यूनियन हो सकता है जो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है। पहले से ही हमारा संविधान के अंदर, हमारा जो बायलॉ बनाया गया है, उसके अंदर हर शाखाओं के अंदर एक महिलाओं को रिजर्व सीट है। एक रिजर्व सीट हर शाखा के अंदर, एक रिजर्व सीट एक महिलाओं का है। और डिविजन के अंदर एक डिविजनल प्रेसिडेंट वुमेन एक पोस्ट है, वो रिजर्व सीट है। मुख्यालय के अंदर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एक रिजर्व सीट है, वो महिलाओं के लिए। उसके अलावा एक अधिक हम लोगों ने जो इलेक्टेड कैंडिडेट में भी एक महिलाओं को रखा है। और आज बड़े खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 17 जोन और अन्य यूनियनों में इतनी ताकतवर यूनियन, हमारे यूनियन को हम बड़े ताकतवर यूनियन मानते हैं, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं है। हम लोग रेस्पेक्ट के साथ में चलते हैं, हम आदर के साथ में चलते हैं। और हमारे यूनियन का आज के दिन में जो प्रेसिडेंट है वो महिला है, उनका नाम है कॉमरेड कामाक्षी बागलवाड़ीकर। वो चीफ पर्सनल ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, वो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के ऑफिस में है। लेकिन अभी हमने महिलाओं को लिया,
तो उनको सम्मान के साथ में काम कराना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उनको डिप्यूटेशन मिली है। मतलब रेल का कर्मचारी बन के छुट्टी मांगते न घूमते रहे, इसलिए हम लोगों ने डिप्यूटेशन में ले लिया। वो फुल टाइम यूनियन का काम कर रही है, तो इससे अच्छा मैं आपको क्या कह सकता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा। आपसे बात करके तो इतना 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 अच्छा लग रहा है हमको। वेणु जी, देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, 12.5 लाख लोग, और मैंने ये सवाल सारे महामंत्रियों से किया और एसडीएम से भी किया है कि आई एम श्योर कि सबको एक साथ इंगेज रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। स्पेशली 3-4 जनरेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक एज ब्रैकेट को अगर हम करें 25 से 35, 35 से 50, 50 से, तो आपके उन सबको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ज़रूरी होता है। ये अभी जैसे आपका 10 अगस्त को जो हुआ, घेराव हुआ था पार्लियामेंट का, तो मेरे ख्याल से उम्मीद थी कि लाख 1.25 लाख लोग आने थे उसमें। 56,000 को इंगेज करने के लिए, मतलब V4U रेडियो आपकी क्या मदद कर सकता है? सर, आप ये मदद करिएगा, आप जो बात कर रहे हैं यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। बीच में कभी मौका मिला तो आप लंबा इंटरव्यू नहीं चलाइएगा, तो ये तड़का वाला सवाल करिएगा, लोगों को भी मजा आएगा। मैं करने वाला हूँ आपसे, मैं आपसे करने वाला हूँ। भाई बैठे हुए हैं भाई, आप तो महानगरी टिंसल टाउन में बैठे हुए हैं, तो आपका तो इन्फ्लुएंस, आपको लगता है कि आपके कर्मचारी ज्यादा इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड स्टार से? नहीं सर, बिल्कुल। मैं आपको कह सकता हूँ कभी हमारे कार्यक्रम में आइएगा, मैं दिल से कहता हूँ आपको। मैं आपको, मुझे डायरेक्ट आपको इनवाइट करने का मुझे अधिकार नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि हमारा जो महामंत्री जी को हमको बताना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। महामंत्री जी हैं, जया अग्रवाल जी हैं, लेकिन मैं महामंत्री जी से जरूर कहूंगा। हमारा अभी फेडरेशन का भी कार्यक्रम जो 99 साल वाला अधिवेशन अभी होने जा रहा है इस साल में। आपको तो पता ही है 100th ईयर में आया, तो नेक्स्ट ईयर में 100th ईयर अप्रैल 24, 2026 को नॉर्थन रेलवे मेंस यूनियन ARF का अधिवेशन दिल्ली में करने वाले, ये भी आपको पता होगा। तो 99th ईयर का ARF का जो अधिवेशन को कंडक्ट करने की जवाबदारी आदरणीय महामंत्री जी ने हमारे ऊपर सौंपा है। तो हम मुंबई में इसका कार्यक्रम करने वाला, डेट फिक्स है, नवंबर 8 तारीख को ओपन सेशन है। आप आइएगा, नवंबर 8 इसी साल में मुंबई कामगार स्टेडियम जो परेल के अंदर है। इस अंदाज से हम करेंगे पूरे देश के लोगों को लेके, तो आप देखिएगा उसमें अगर आप भी आ जाएं तो बड़े खुश होगा, तो बड़ा मजा आएगा, तो आपको भी लगेगा कि यूनियन की चाल कैसे है, और कराने वाले हम हैं, तो उसकी नजारा अलग होगा। बिल्कुल 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 वेणु जी। अच्छा, तो वेणु जी, आपसे बात करके मुझे तो लग रहा है कि आपके काम के अलावा आपके शौक के बारे में जानना चाहूंगा मैं कि आप काम के अलावा आप 7:30 को उठते हो, योगा में बिलीव करते हो, तो लुक्स लाइक यू बिलीव इन हेल्दी लिविंग, लेकिन व्हाट कीप्स यू ऑक्यूपाइड आफ्टर वर्क? काम के अलावा क्या क्या आपके शौक है? लिखने का, पढ़ने का, या गाने का? कैसे कोई शौक बताया आपने? सर, मैं आपको ये कहता हूँ सर, ये सब शौक जो है ये कभी बचपन में हमारा हुआ ही नहीं। क्योंकि बचपन में इसलिए नहीं हुआ कि जो गांव में, मैं एक्चुअली रिमोट विलेज से है, केरल से है, तो वहाँ जिस तरीके से सेटअप था, आपको पता है कि वो सब हो नहीं सकता, चाह के भी कर नहीं सकता था। मैं कहीं कोई खेल में पसंद करता था, मैं एकमात्र खेल को पसंद करता हूँ, फुटबॉल। कभी खेला थोड़ी खेले, तो आज भी उसी का बड़ा फैन हूँ मैं। लेकिन आज ये यूनियन के अंदर जो काम के लिए आने के बाद सब एक ही दिल में, दिमाग में रहता है दिन भर, क्योंकि शौक वही है, लोगों को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, महिलाओं को जोड़ना, यूनियन को शक्तिशाली प्रदान करते हुए आगे चलना, वेलफेयर एक्टिविटीज करना। मैं एक चीज आपको कहता हूँ, कोविड महामारी जब 2020 में आ गए, कोविड-19 कहते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर 2020 में आए, तो उसके बाद में जो कहानी हुआ, जो मार्च 22, 2020 से लेके जो लॉकडाउन हुआ, तो मैं आपको बिल्कुल कह सकता हूँ, शौक क्या आपने पूछा इसलिए, जो हर रोज अपने घर से निकलते हुए हमको हलो हई करके चाय पीने के लिए, खाने के लिए बुलाने वाले लोग, सब लोग दरवाजे खिड़की बंद कर दिए। किसको ये नहीं पता था कि कोविड कहाँ से आएगा, किसकी जान ले जाएगा। आप विश्वास करिए सर, जो मार्च 22 को जो लॉकडाउन भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर करने के बाद 2 दिन घर में रहे सर, उसके बाद में जो बाहर निकले, पूरी दुनिया को मदद करने के काम किए। जो अपने माँ को, अपने बेटा बेटी ले आने को डर रहे थे, हम कंधे पे लेके अस्पताल में भर्ती किए। और मैं ये कह सकता हूँ, कौन सी शक्ति है हमें पता नहीं, लेकिन मैंने करीब 58 बार मेरा RT-PCR किया है, एक बार भी मुझे पॉजिटिव दिखाई नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आके आया होगा। मैं ICU के अंदर, कोविड के ICU वार्ड के अंदर भी गया। मेरा डेमो नागपुर के
आईसीयू वार्ड में भर्ती हुए हैं। शुरुआती समय में आपको पता था कि सब डरे थे। हमारी सरकारी अस्पताल में हमारे जो डॉक्टर लोग थे, हमारे जो दोस्त लोग थे, मैंने किसी को फोन किया, डिपार्टमेंट हेड था, मैं नाम बोलना ठीक नहीं है आपका इसमें, फिर उनके लिए इंसल्ट होगा। उन्होंने कहा यार सरकार ने तो 50 लाख रुपया घोषित किए, मेरा बच्चा तो छोटा है, तो 50 लाख में थोड़ी मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहीं रिसोर्ट पे आ गया यार, जब कोविड का देखें उसके बाद में जाएंगे। ये सरकारी डॉक्टर का मेरे से कहना था। लेकिन उसके बाद में कोविड शुरू होने के बाद 15 दिन के बाद में सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया, जितने भी सरकारी खाते में काम करने वाले लोग नहीं आए तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो लोग आने लग गए। लेकिन उस समय में हमारा जो भारतीय रेल के कर्मचारी काम कर रहे थे, तो आप जानिए इस बात को, 2 लोग हमारी धरती में थे, 2 नहीं 3 लोग। एक डिफेंस के लोग थे, आपको तो पता ही है, दूसरा पुलिस के लोग थे, तीसरा भारतीय रेल के लोग थे। अगर भारतीय रेल के लोगों ने उस समय काम नहीं किया होता तो मैं आपको कहता हूँ, अनाज एक जगह से दूसरी जगह पे, दवा एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचता नहीं था। रोड बंद था, जल में जाने वाली बंद था, हवाई जहाज बंद था। ये एकमात्र ऐसी गाड़ी था जो भारतीय रेल, और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ, मैं लोको पायलट हूँ। मैं मुंबई के अंदर जो सबअर्बन सर्विसेज है, जो ईएमयू सर्विसेज चलता है, उसमें मैं मोटरमैन हूँ। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों के घर तक जाके मदद की है। मैं आपको खुशी के साथ में कह सकता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने 25 पैसे से जमा करके रखा वो पैसा। हमने सोचा कि देश खत्म हो रहा है, कोविड आ गया, लोग डर रहा है, एक दूसरे घर से नहीं निकल, पहले खाना खाने के लिए बुलाते, खिड़की बंद कर रहा, सोचता कि ये आ गया तो कोविड आ जाएगा। हम लोगों ने अपने जमा करके रखे हुए पैसे में से तुरंत बोला कि ये पैसा सरकार को कुछ पैसे दे दे, कम से कम काम आ जाएगा। ये 51 लाख रुपया प्रधानमंत्री की निधि में दे दिए, 61 लाख रुपया महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की निधि में दे दिए, 1 करोड़ 12 लाख रुपया। लोग बोलते कि अरे आपने दिया, तो लोगों ने बोला कि अरे ये पैसा सरकार को दिया तो क्या फायदा। मैं बोला यार कम से कम ये कोविड से उभर के आने के बाद हमारे एक सदस्य गर्व महसूस कर सकता है, जो सरकार ने जो खर्चा किया तो उसमें से एक अंश हमारा भी पैसा है। ये हमारा सोच था। हमने एम्बुलेंस खरीद के दिए, हमारे यूनियन के पैसे से एम्बुलेंस खरीद के दिए, मास्क खरीद के दिए, पानी का व्यवस्था। सर शुरू हुआ मार्च 22 से लेके मार्च 24 तारीख से लेके लगातार 100 दिन मुंबई के अंदर 1000 खाना हम लोग गरीबों के बीच में, पुलिस वालों के बीच में, आरपीएफ के बीच में, रेल कर्मचारियों के बीच में हम लोगों ने बांटने के काम किए। हमारा गाड़ी की इंतजार करते थे लोग, इतनी अच्छे खाना, तो उस समय कुछ नहीं मिलता था सर। ये हमारा शौक है सर, आज के दिन में यही शौक है। मैं आपको कहता हूँ, हमारा जो, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं, बहुत सारे संत है, लोग कहता है कि दारू दवा से दूर रही है। मैं तो कह सकता हूँ, मैं जनशक्ति बनने के बाद कम से कम 1000 रेल कर्मचारियों से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू प्लस दारू से हमने मुक्त की है। ये हमारा काम है, हर रोज इसी पे लगे हुए। मैं हमारे लोगों को कहता हूँ, भाई अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल, आप बोलो ना मैं सुबह 2 घंटा क्यों करता हूँ, मैं अगर सही नहीं रह गया ये सब करके क्या फायदा। मैं हर लोगों को बोलता हूँ, आपको अच्छा तंगा, अच्छा नौकरी है, अगर आप सही नहीं, आपके घर के लोग सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, आप काम करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसी में है। तो अभी वही है, तो आपने पूछा तो मैं बोले ये कहना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। स्पेशल टॉक शो। आज सोशल मीडिया के जमाने में हम सब जानते हैं, स्पेशली कोविड के उसमें कई ऐसे नाम उभर के आए, चाहे वो स्टारडम हो, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार्स हों, जिनके नाम बहुत ऊपर सुर्खियों में आए। उन्होंने बहुत कार्य किया है कोविड में बसें भेजी पूरी। और लेकिन ऑफ कोर्स उनको जो एडवांटेज था काम का हाईलाइट करने का, वो तो सोशल मीडिया। लेकिन देखिए दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं वेणु नायर जी से, जो कि महामंत्री हैं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के, मुंबई से बात कर रहे हैं हमसे। और इतनी बड़ी बात कि, और कोई भी रकम छोटी बड़ी नहीं होती है, ये होता है भावना होती है, बहुत बड़ी होती है। और उन्होंने अगर लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया अपनी तरफ से, मेरे ख्याल से तो करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन जो किया प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के फंड्स में, ये भावना इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल से बड़े और इससे बड़े जो कंट्रीब्यूशंस हुए, आई थिंक इट बीट्स एंड डिफीट्स ऑल ऑफ देम, बिकॉज ये जहां से आ रहा है वहां की भावनाएं बहुत ही बड़ी हैं। दूसरी चीज, वेलबींग की बात हम बहुत करते हैं। हमने आपको दोस्तों हम लेके गए थे जब हम दिल्ली थे, तो अटेंड भी की थी वेलबींग वर्कशॉप, अटेंड की थी IRF की। और बहुत ज़रूरी है, आज हम अपने कार्यकाल में, अपने ड्यूरिंग द लाइफ, हम सब अपने हिसाब से कुछ गलत आदतों में फंस जाते हैं। और चाहे वो तो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला हुआ या फिर आपका शराब हुआ। एंड
अगर एक भी आदमी इंस्पायर होकर छोड़ता है और अपने परिवार की तरफ ध्यान देता है, तो आई थिंक वी ऑल हैव टू अप्रिशिएट इट। और ये कुछ सोशल मीडिया के माध्यम, रेडियो के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि V4U आपके इस पर्टिकुलर मुहिम की बहुत कद्र करता है। आप जैसे लीडर्स की बहुत जरूरत है। मीनू नायर जी, अभी अब मेरा मन तो कर नहीं रहा आपसे बात, तो बहुत मन कर रहा है अभी और पूछने का, दो तीन सवाल और पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी हंसी में इतनी मैग्नेटिज्म है, मैं आपकी हंसी से बहुत ही प्रभावित भी हो रहा हूँ। कुछ फनी इंसिडेंट बताइए आपके अपने कार्यकाल में, कोई फनी इंसिडेंट्स भी हुए होंगे, कोई शेयर करिए हमारे व्यूअर्स के साथ में कोई फनी इंसिडेंट। सर इंसिडेंट तो बहुत है सर। फनी वाला, हंसाने वाली इंसिडेंट मैं कहूंगा कि देखो, हंसाने वाली बात करूंगा मैं जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मैं शोलापुर डिवीजन के अंदर गए, तो मैं अचानक जनरल सेक्रेटरी बन गए, तो वहाँ का सारे लोग मुझे जानते नहीं है, मतलब मुझे जाना था, तो उस समय मोबाइल का जो प्रॉब्लम था, तो मैं गाड़ी में सो गए। मैं उस टाइम एशियन जनरल सेक्रेटरी था, मुझे जाना था। मुझे उस टाइम में बोला कि तुम शोलापुर की तरफ जाओ, तो गुलबर्गा में मीटिंग अटेंड करना है। तो उस टाइम में मोबाइल शुरू नहीं किया था, मेरा एक ट्रैवल था उस तरफ। तो वहाँ का डिवीजन सेक्रेटरी ने बोला कि मैं शोलापुर से आपको अकम्पनी करूंगा, मैं गुलबर्गा में आपको उतार दूंगा जी। मैंने हुसैन सागर गाड़ी में CST में बैठे, तो सेकंड AC और थर्ड AC का एक डब्बा है, तो उसके हाफ पोर्शन में 2 सीट है, एक नीचे ऊपर। तो मुझे ऊपर वाली सीट मिला, तो मुझे हमेशा उस समय में आदत था, मैं शर्ट निकाल के हुक में डालता था उसकी, मैं तो नींद नहीं आते थे हम। तो जो बंदा, जो जेंटलमैन नीचे बैठे थे, मुझे पता जा रहा है क्या नाम है, से पूछा, हम लोग आपस में बात, मैंने उनको बुलाया कि मीटिंग के लिए गुलबर्गा जा रहा हूँ। तो हैदराबाद की गाड़ी था, वो हैदराबाद के लिए जा रहा था। तो बातचीत करके मैं ऊपर लेट गया, तो जूता निकाल दिया, मेरे पास एक बैग था, शर्ट उधर डाले गए। तो मैं जाना था गुलबर्गा, तो मुझे बोला था कि डिवीजन सेक्रेटरी मैं शोलापुर से आऊंगा, आपको उतार देंगे। तो मैं एकदम बिंदास हो गया। तो गाड़ी मूव हो रहा था, नीचे जेंटलमैन ने उठा, मुझे ऐसा हाथ लगाया, बोला भाई आपको गुलबर्गा उतरना होगा। बोला देख गुलबर्गा तो जा रहा है, गाड़ी निकल रहा है। तो मैं जब मार के नीचे उतरा, तो एक हाथ में शर्ट लिए, एक हाथ में मेरा जूता लिए, बैग लिए, अब बनियन है मेरा, मैं भागते हुए क्यों गाड़ी मूव होने शुरू हो गया। मैं दरवाजा खोल के जब बाहर आया, तो कम से कम 250 लोग मेरा मीनू नायर जिंदाबाद करके खड़े हैं। तो मैं बोले यार कम से कम कपड़ा तो पहनने दो, उनके बाद में जिंदाबाद करो। तो इस तरीके के भी इंसिडेंट्स हुए, और भी इंसिडेंट हुए कहीं पहले। अभी कल आप मुकेश गालो साहब से आपने बात की है, तो उनका जो एक भाग हमारा हुआ करता था, मैं एक बार इटारसी की तरफ गया, तो अभी उनके भोपाल मंडल के अंदर आते हैं, उनके पास है, तो मैं उधर गया। तो उस समय एक उधर का डिवीजन सेक्रेटरी था, उन्होंने हमारा जो सोसाइटी का मीटिंग के लिए चला गया था, दूसरे लोगों को लगा के, तो दूसरे लोगों ने हमको स्टेट से नहीं पहचानते थे। मैं उधर उतरे, मेरे सामने, क्योंकि मेरा रूप भाव आप देख रहे हैं मैं क्या है, तो मुझे देख के कोई महामंत्री लगते नहीं है, और मैं अपने आप को महामंत्री मानते भी हूँ। महामंत्री की पोस्ट की तैयारी तब करना पड़ता है, किसी अधिकारी के पास गए या किसी बड़े लोगों के पास गए, अगर वो पहचानने को इनकार किया तो बोलना पड़ता भाई मैं महामंत्री हूँ, भाई मुझे ले लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कर्मचारी के बीच में हम करते नहीं। उधर उतरा तो क्या हो गया, मेरे सामने आगे एक 6.5 फीट का कुर्ता पैजामा पहन के खड़े थे, बुजुर्ग इंसान खड़े थे। जैसे उतरा, लोग पूरा माला उनकी गले में डाल दिया, मतलब उनको ऐसा लगा कि यही गुंडा है। तो पीछे से एक बंदा भागते हुए आया, भाई वो नहीं है जो पीछे खड़ा हुआ है, तो लोग जबरदस्ती उसकी गले में से फिर दनादन माला उतार के मेरे गले में डालना शुरू किया। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हुआ, तो कभी हंसी भी आता है, तो कभी कभी अभी मेरा कभी आप फोटो देखा तो कभी देखता होगा मैं कैप लगाता हूँ, मैं चश्मा लगाता हूँ, कभी लोग पूछते हैं, मैं बोले यार थोड़ा सा एक अलग बन के, नहीं तो लोग फंस जाता है, क्योंकि हमेशा मैं लाल में रहता हूँ, क्योंकि मेरा एक पहचान है। अभी एक बार मुझे महामंत्री जी ने लखनऊ में मीटिंग में बुलाया, हमारा महामंत्री आदरणीय महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी ने मुझे लखनऊ में उनके एक मीटिंग में बुलाया। मैं गए हवाई जहाज से, उन्होंने टिकट दिए, मैं गए, उतरने के बाद मैं बाहर आके खड़े हो गए, तो कोई नजर नहीं आया, तो मैं उन्होंने उनका ही फोन आया हमको, तो बोला यार तुम किधर आए नहीं क्या? मैं बोला सर आया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। किधर खड़ा? तो मैं बोले ATM काउंटर के सामने खड़ा हूँ। अरे कमाल है यार, वो पूरा लोग उधर खड़े हैं। अब मैं बोला सर कुछ लोग खड़े हैं माला वाला लेके, मैं बोला कोई नेताजी कोई आ रहा होगा, कोई राजनीतिक लोग आ रहा होगा, इसलिए मैं तो उनके सामने से आया। अरे यार हमारा लोग तो हवाई जहाज के अंदर भी जाके आया, तो कोई उन्होंने बोला कि कोई लाल शर्ट का आदमी, लाल टोपी वाला कोई आया ही नहीं। मैं बोला सर आज मैं नीला शर्ट पहना हूँ इसके लिए, तो मेरा एक पहचानी लाल के रूप में, तो देखो आज भी मैं लाल टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ, क्योंकि मेरा पहचान है मुझे उसमें। मैं कभी कभी सर घर से निकला तो ऐसी भी अनुभव, हमको कभी दादर स्टेशन में क्या किसी ने कूली करके पुकार लिया, सुबह हम लोग किसी को रिसीव करने को गया था, मेरा लाल टी-शर्ट था, मेरे पैर में चप्पल था,
मेरे साथ में चीफ लोको इंस्पेक्टर खड़ा था, हमारे ग्रुप में जो लोग थे, तो मुझे महिलाओं ने कूली करके बुलाया, मैं भागते हुए गया तो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने बोला बैग उठाओ, मैं उठा के नीचे रखा। तो लोग बोला रिकमेंड कूली, बोला तो क्या हो गया, कूली तो मेहनत करके जीने वालों में, चोरी पुकार करके जीने वाला थोड़ी, तो अपने को कोई बुरा मानने का सवाल नहीं। मैंने उनको बोला मैडम अभी मैं आपको बैग लेके नहीं आ सकता, मैं किसी को रिसीव करने को आया। तो ये कभी कभी इस तरीके से अनुभव होता, तो उसमें हमको बुरा नहीं लगता है। दोस्तों हम सुन रहे हैं आज वेणु नायर जी को, बहुत ही मजेदार बातें, मुझे पता था इनकी हंसी देख के लग रहा था इनके पास हंसी का भंडार है, और वाकई इन्होंने ही क्रैक्ड मी अप। इनके वाकया जो इन्होंने वाकया सुनाए बहुत ही फनी, और मैं मानता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे फंस जाता है आदमी कि चलती ट्रेन से कूदना पड़ता है, और वो आपके लिए लोग इकट्ठा आपके इंतजार में बैठे हुए हैं, तो लगता है अगर कम से कम कपड़े तो पूरे पहन लें तो फिर कपड़े नहीं सर, जूता हाथ में सर। आई नो हाथ में आई नो। एंड दूसरी चीज ये है कि यस, लाल रंग से तो मुझे भी बहुत प्रेम है, क्योंकि आप देखेंगे V4U रेडियो का जो ब्रांडिंग है वो भी लाल रंग से ही है, और हमको लाल रंग से कुछ खास प्यार है। और आप इस वक्त देखते हैं कि इस लाल रंग इज वेरी इंस्पायरिंग मेरे हिसाब से। विनु जी कुछ फायर आपके लिए फायर राउंड में ले चलते हैं आपको हम। I'll ask you just quickly few questions, और श्रोताओं में इसलिए पूछ रहा हूं कि अपने आप कॉमरेड वेणु नायर जी को और भी जान सकते हैं, ऐसे लोग जो अभी तक उनसे इतने क्लोज नहीं हुए। यस दे रिस्पेक्ट, बट कभी कभी होता है कि एक लीडर को जानना चाहता है उनके कर्मचारी। मैं आपसे 7-8 सवाल पूछूंगा जल्दी, और आप कोशिश करें बताएं बिल्कुल जैसे जो चीज पहले स्ट्राइक करें। कॉफी या टी? टी है सर, टी। गीत या गजल? गीत। अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार? वहीदा रहमान या सायरा बानो? सायरा बानो। लिखना या पढ़ना? दोनों बराबर। ओके। मूवी या थिएटर? सर वो दोनों नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल तो आपने दे दिया जवाब, लेकिन पूछ लूंगा पब्लिक जानने के लिए, फुटबॉल या क्रिकेट? फुटबॉल। आपने, मुझे पता था क्योंकि आपने बता दिया। वेणु नायर जी, 1-2 सवाल और पूछते हैं फिर हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती, और आप जैसे लीडर से बात करना तो वाकई हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आपको एक दिनचर्या से निकाल के पकड़ना और आपको उससे उस तरह से प्रोजेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आई नो द चैलेंजेस आर देयर। हम जब से हमने ज्वाइन किया इन टर्म्स ऑफ वॉइस फॉर यू रेडियो शुरू किया V4U पे, हमने OPS और NPS को तो बहुत सुना, और मैं जानता हूं कितनी बड़ी मुहिम और कितनी इंपॉर्टेंट है, बट ये अकेली नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसके अलावा और भी होंगी जो हो सकता हो इस मुहिम में दब गई हो। आप एक आध और ऐसे चैलेंजेस बताइए जिसपे कि आपकी मजदूर यूनियन इस वक्त लड़ाई कर रही है, या फिर अपनी बात रखना चाहती है, और ऐसे मुद्दे बताएं एक आध और। सर सबसे बड़ा मुद्दा है, देखो हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और हमारे भारत रेल का जब सवाल आएगा, जो भारत रेल ऐसी एक संस्था है, सबसे चीपेस्ट रेट में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में चीपेस्ट रेट में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में है तो भारत रेल है, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। तो इस चीज को बोलना जरूरी है। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है जो वैकेंसी भरवाने में क्या होगा, एक तो बेरोजगारी, जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको नौकरी मिलेगा। आज पार्लियामेंट के अंदर रेल मंत्री जी ने कुछ दिन पहले जवाब दिए, करीब 2.5 लाख के ऊपर वैकेंसी आज भारत रेल के अंदर है। तो इसका मतलब 2.5 लाख लोगों को, भारत के बेरोजगारों को नौकरी मिल सकता है, नंबर 1। दूसरा, आज आप देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रहा है। आपने देखा होगा बालासोर में इतना बड़ा दुर्घटना हुआ, हम किसी को ब्लेम गेम करने से कुछ होगा नहीं, उसकी धूलभूत एक्चुअली जो रियल रीजन को जानना जरूरी है, उसके रेमेडी ढूंढना जरूरी है। वहां तो CBI तक को हैंड ओवर करने का काम दिया। मुझे पूछा तो मैं सिंपल आपको ये कहूंगा, अगर हमारा 2.5 लाख वैकेंसी अगर भरा होता है ना, तो वर्कलोड कम होता लोगों का।
आज मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान हो, अपनी अपनी क्षमता होता है। शायद मैं 8 घंटे के बदले शायद मेरे अपनी क्षमता के अनुसार शायद मैं 16 घंटा काम कर पाऊंगा, लेकिन वो 1 दिन कर पाऊंगा, 2 दिन कर पाऊंगा, 3 दिन, चौथे दिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे सोने का टेंडेंसी आएगा, वीकनेस होगा। ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन में ये सब चीज होता है। तो ये सब चीज है। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय रेल के अंदर है, तो मैं आपको कहूंगा वैकेंसी नील में लाना चाहिए, बेरोजगारी भी कम होगा और हमारी सुरक्षा 100% होगा। भारतीय रेल का कहीं दुर्घटना हो नहीं सकता, मैं आपको कहता हूँ। और भारतीय रेल की कर्मचारी वो है इतनी ईमानदारी से करने वाला। कभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कुछ फनी बात कही है, हम नागपुर की तरफ दो गाड़ी में जा रहा था। मैंने आपको कहा कि मैं खुद लोको पायलट हूँ, मैं मालगाड़ी भी चला, मैं सारे गाड़ियां चला, अभी EMU मोटरमैन करके सबअर्बन सर्विसेज को चलाता हूँ। हम ये पूरी रात भर सो के गए, नागपुर स्टेशन पहुंचने के पहले जो होम सिग्नल है वहां गाड़ी खड़ा हुआ, किसी कारण से कभी सिग्नल का प्रॉब्लम हो गए, शायद आगे शंटिंग हो सकता है, शायद आगे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, बहुत सारे कारण होगा। वहां पहुंचने के बाद कभी कभी गाड़ी बिफोर टाइम आने के कारण में भी वहां 10 से 15 मिनट खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद जो रात भर सोए हुए इंसान है, जो चद्दर के नींद में से उठ के वो कहता है कि रेल के कर्मचारी काम नहीं कर रहे, ये ऐसी बकवास लोग हैं, देखो 10 से 15 मिनट लाके खड़े किए। देखो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उनको बोला साला आप तो पूरा माफ करिए, कोई गलत शब्द मुंह से निकला तो माफ करिएगा। हमने कहा कि आपने पूरी परिवार के साथ में चद्दर के नीचे सोते हुए आया इधर पर, अभी आपको 5 मिनट लेट हो गया तो आप रेल के कर्मचारी को गाली दे रहा है। अब ये नहीं समझ रहा है मुंबई से लेकर नागपुर आने तक कितने विभागों का जो लोग हैं, जो रात भर आंख खोल के पटरी में से, जिनका हर रोज कहीं न कहीं भारतीय रेल के अंदर किसी न किसी कोने में जान जा रहा है, वैसे लोग काम कर रहे हैं। ट्रैकमैन इंजीनियरिंग के लोग काम कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग के लोग काम कर रहा है, पोइंट्समैन काम कर रहा है, स्टेशन मैनेजर काम कर रहा है, लोको पायलट गाड़ी चला रहा सिग्नल को देखते हुए, पीछे ट्रेन मैनेजर बैठा हुआ है, टिकट चेकिंग के लोग काम कर रहा है, TD के लोग काम कर रहा है, SNT के लोग काम कर रहा है, कारखाने के लोग काम कर रहा है, लोको शेड के लोग काम कर रहा है। लोग न सोते हुए काम कर रहा है, 365 दिन किसी की गाड़ी जा रहा है सही सलामत, और आप उठने के बाद छोटे मोटे रीजन को लेकर किसी को इस तरीके से बोलना खराब लगता। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुरंत लड़ जाता हूँ, फिर मैं देखता नहीं कौन है क्या है, फिर उनको समझाता हूँ। समझाने के बाद उनको भी लगता है यार ये भी तो सही है, हम तो सो रहे थे, आप किसके भरोसे पे सो रहा था। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी भारतीय रेल के अंदर भीड़ कम नहीं है, क्योंकि उनको भरोसा है भारतीय रेल की कर्मचारी गलती नहीं कर सकता। भारतीय रेल के कर्मचारी हमारे यात्रियों को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक सही सलामत ले जाने का क्षमता रखने वाला है, सक्षम लोग हैं, दुनिया जानता है। और दूसरा सर, मैं अब खत्म करने जा रहा हूँ, उसके पहले 5 मिनट मैं आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग हमारे रेलवे में 2001 में और एक यूनियन शुरू कराया था, रेल ठेका मजदूर यूनियन, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स जो रेलवे के अंदर आजकल बहुत है, क्योंकि सरकार को लायबिलिटी नहीं चाहिए। पहले हाउसकीपिंग का जो स्टाफ हुआ करता था उसको रेलवे के अंदर स्वीपर्स कहते थे, उनको भी जो सबसे नीचे स्तर पर था, लेकिन आज के दिन में अगर रेलवे के अंदर सबसे नीचे स्तर पर काम करने वालों को भी करीब 25-30 हजार पेमेंट, सारे अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, DA, सारे हॉस्पिटल की चीज है ना, सारी चीज उनको मिलता है। जो रेल कर्मचारी है उनको सारी चीज मिलेगा। तो हमारा सरकार को लायबिलिटी नहीं चाहिए, सरकार उस चीज को सब कॉन्ट्रैक्टाइजेशन कर दी है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गए। तो हम लोगों ने उस समय से इसको सोचते हुए, हमारे उस समय की लीडरशिप ने सोचा था कि यूनियन तय करो, तो यूनियन आज भी हम लोग बड़े ताकत के साथ में चला। क्या उसका उद्देश्य क्या है? जो रेल के अंदर जो ठेका में आने वाला कर्मचारी है, तो उनको कम से कम जो महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन, उनका जो नियमानुसार उनको मिनिमम वेजेस मिले, ये हमारा उद्देश्य है। हम लोगों ने उसको लॉयर लगा कर रखे हुए हैं, उसको अगर नहीं मिल रहा तो लोग मेंबर बनने के लिए डाकते हैं, क्योंकि मेंबर बना तो निकाल देता है। हम पूरे सेटअप केवल 100 रुपीज लेता सर। आज 100 रुपीज का वैल्यू क्या आप समझ रहे हैं? हम वो 100 रुपये केवल इसलिए लेते हैं कि उनको ये लगना चाहिए कि हम किसी है ना संस्था से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग लेते हैं। और एक चीज मैं बोलूंगा, शायद आपको बुरा ना लगे, बहुत सारी जगह में ऐसा किया देखा कि हमारा सबअर्बन सर्विसेज मुंबई आपने देखा होगा, बहुत सारे जगह समय में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मृत्यु होता है गाड़ी से टक्कर होके, क्योंकि बेचारा गरीब है, उनको कोई सेफ्टी का कोई ट्रेनिंग नहीं है, पटरी में काम कर रहा है। ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बोलता है मेरा लेबर नहीं है, रेलवे का लेबर है ही नहीं। उनको अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास, वो गरीबों के पास पैसा नहीं रहता। इसीलिए हम लोग वो जो यूनियन चलाता है, हम लोग न सोच के, हमें ये भी नहीं देखता कि हमारा 100 रुपया देके मेंबर है कि नहीं है, वो भी नहीं देखता। सबसे पहले उनको 50,000 रुपये हम निकाल के उनके परिवार के हाथ में देते हैं, भाई आप ये सब कार्यक्रम कर लीजिए। आप हम लोग कोई चीज को छोड़ते नहीं। और हमारे जो संस्था में बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ
एक एनजीओ से कम नहीं। लड़ाई में हम पीछे नहीं है, हम किसी से डरते नहीं। मैंने आपको पहले से ही बोला सर, सबको सलाम करके सर झुका के चलने वाले में हम हैं, लेकिन डरते किसी को नहीं हम। क्योंकि जन्म लिया सर धरती में, दो चीज तो किसी के हाथ में नहीं है, धरती में आना, धरती से जाना, ये किसी के हाथ में नहीं है। मुझे सोच के भी कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक ऊपर की शक्ति नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग डरते नहीं है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हर प्रकार में लोगों का कहीं ना कहीं काम आ जाए। इसलिए हम लोग वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी संभालने का काम हम करते हैं। हर जगह में हमारा जो टीम है वो भी, उनको भी देखने का काम है। हमारा इसी एकमात्र संगठन है। गुजरात में भूकंप हुआ जब हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, है ना, वहां हम लोगों ने उस समय में सर हम लोगों ने पैसा करीब 35 लाख रुपए हमने खर्चा किया। विद्रा सर्वोदय ट्रस्ट करके एक है, बहुत बड़ा एक अस्पताल चलाता है उधर। आर्टिफिशियल लिम्स का एक सेपरेट विभाग हमारे यूनियन के नाम से चलता है। वाह, हम लोगों ने साइक्लोन हुआ, उड़ीसा के अंदर साइक्लोन हुआ, उधर हम लोगों ने हमारा डोनेशन दिया। बिहार के अंदर बाढ़ हुआ, उधर हम लोगों ने जाके पैसा सब कुछ नहीं होता। किसी की जान गया तो पैसे से इंसान वापस नहीं आना। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारा संगठन हर जगह में। मुंबई में 2005 को बाढ़ हुआ तो करीब उस समय 2005 में सर 65 लाख रुपए लोगों के घर घर में जाके, क्योंकि सबके घर में पानी गया तो हम लोगों ने मदद करने का काम किया। केरल में आपने देखा होगा 2018 में जिस तरीके से बाढ़ हुआ, 85 लाख रुपए चीफ मिनिस्टर को जाके दिए। सुनामी हुआ, हम लोग तमिलनाडु में पहुंचे। हम कोई जगह छोड़े नहीं सर। जितना जगह हमको लगे कि जो इंसान है, देखो हम इंसान करके मानते हैं। रेल की पटरी देखो सर, आपको देखा तो बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करते हैं ऐसे लगता है मेरे घर के किससे बात कर रहा है। क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूँ, देखो हिंदुस्तानी है सर। कल आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जी ने जब जीत लिए हैं, जब हमारे झंडा लहराते हो, जब राष्ट्रगीत कहीं भी होता है, हमारा 2-4 बाल कहीं पे तो सब खड़ा हो जाता है। हमारे दिल में फीलिंग होता है, आपको भी होगा। वही है असली हिंदुस्तानी, वही है। तो हम जहां भी कहीं जाए तो रेल की पटरी देखते हैं तो हमको लगता है मेरा घर है। तो पटरी देश में तो हर जगह में बिछाए हुए हैं, पूरी देश हमारा है। तो हमको वो फीलिंग है। जब आप कहते हैं कि आपका पिताजी रेल में थे, तो मुझे लगता है यार ये तो अनूप साहब तो हमारे ही है, हम तो खुल के बात कर सकते हैं। उनको मालूम है रेल कर्मचारी की दुख क्या है। कंट्रोलर में काम किया, आप समझ सकते हैं। कंट्रोलर इंटेंसिव ड्यूटी माना जाता है, 6 घंटा ड्यूटी है, सर को जाने को टाइम नहीं मिलता। गाड़ियों का संचालन करते हैं, वो जिसने देखा तो उनको पता ना संचालन क्या होता है, नहीं तो क्रिटिसिज्म ही करेंगे लोग। तो ये चीज है। तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितने भी बोला तो कम होगा। तो पैशन एक ऐसी चीज होती है कि उसकी जो बहाव होता है एकदम समुद्र या जो पानी का बहाव होता है तेज हो जाता है, वही पैशन होता है। एंड आपने जो कहा 100 कहते ना कि 100% एकदम सही बात कही आपने। 3-4 चीज मैं क्विकली रिमाइंड करता हूं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। वर्क लाइफ बैलेंस दोस्तों, ये आपने सुना, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस आज बहुत ज़रूरी है हर एक डिपार्टमेंट में। और भारतीय रेल वाकई पूरे विश्व में इसकी ख्याति, इसका झंडा परचम लहराता है। और वाकई बात सही कही नायर साहब ने कि भारतीय रेल एक एग्जाम्पल है। इतने सस्ते में एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई गवर्नमेंट आज तक कर ही नहीं पाई। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक लगन, एक जुझारू शक्ति थी जो कि आज भी लगी हुई है। और साथ में 2.5 लाख वैकेंसीज हैं। तो यस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी कि वो नील पे आ जाए। तो वाकई जो कुछ समस्याएं हैं, वाकई बालासोर का इंसिडेंट वाज नॉट अ सिंपल इंसिडेंट, लेकिन ऐसे इंसिडेंट कम हो सकते हैं। और बेसिकली आपकी पूरी बात से मैं पूरी तरह सहमत। आपकी पूरी शक्ति, एनर्जी लेकर जा रहा हूं इस वक्त। मैं चाहूंगा कि पूरा देश सुने आपको, आपकी। सो इसके साथ दोस्तों मैं इसका क्लोजर करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेनु नायर जी ज्वाइन करने के लिए, वी फॉर यू जुड़ने के लिए। और दोस्तों सुनते रहिए वी फॉर यू रेडियो, वॉइस फॉर रेडियो। आज वेनु नायर फ्रॉम नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। थैंक यू। वल्लाई बेबी अलग ट्रेंड ले, कौन खुद ब्रांड बना, खुद का ब्रांड ले, कौन हेडलाइन बन के दुनिया में छाया, कौन वल्लाई बेबी भीड़ सारी देख आया कौन। वल्लाई बेबी जीने का तरीका है यूनिक, इतिहास गहरा यार की तो बड़ी बात। रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब हैं। जुल्म का जवाब है, जुल्म का जवाब है। हर गरीब हर शहीद का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो